सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथी आरा। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 28 नवंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों का एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और आपको क्या करना है कि 2x पर या फिर डेरेक्स पर वीडियो को देख लेना है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट, उसके बाद थर्ड शिफ्ट। तीसरी बात क्या है कि आप लोगों को ऑप्शन पर ध्यान देना है। ऑप्शन से क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग एनालिसिस कर रहे हो तो आप लोग या मन में विचार आ जाना चाहिए कि ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फटाफट हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द G7 समिट 2025, यानी वर्ष 2025 का G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो देखिए आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से आपका सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम फैक्ट्स की। देखिए फैक्ट से जितना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी तक मुझे लगता है फैक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए वर्ष 2025 का G7 शिखर सम्मेलन जो कि 91वां जो है शिखर सम्मेलन था, कहाँ आयोजित हुआ था, कनासिक अल्बर्ट कनाडा में, ठीक है। और इसका जो डेट था 15 से 17 जून के बीच आयोजित हुआ था, ठीक है। और बात करते हैं कि इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कब की, सॉरी किसने की थी, तो आपको याद रखना है कनाडा ने की थी, ठीक है। अब कहता है कि कौन कौन से देश जो है सदस्यता निभाया था। तो देखिए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए और यूएई इसने प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। अब आते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से विशेष अतिथि के रूप में इकट्ठे हुए थे। तो जैसे पीएम मोदी हो गए भारत के, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मैक्सिको, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन, ये सभी विशेष अतिथि के रूप में वहां गए थे, ठीक है। अब आते हैं G7 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि G7 से हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। तो G7 एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है जिसमें विश्व की प्रमुख विकसित और औद्योगिक अर्थव्यवस्था शामिल है, ठीक है। 1975 में फ्रांस के राष्ट्रपति वोलेरी जिस्कार्ड एस्ते ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है। मूलतः इसे G6 कहा गया क्योंकि उस समय 6 ही देश शामिल थे। वो 6 कौन कौन से थे? फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए, ये 6 देश ही शामिल थे, इसलिए उस समय G6 कहा गया। फिर 1976 में क्या हुआ, कनाडा इसमें शामिल हो गया, जिसके वजह से G7 इसका नाम पड़ा, ठीक है। उसके बाद 1958 में रूस शामिल हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ कि G8 इसका नाम पड़ गया। और उसके बाद क्या हुआ कि 2014 में रूस को यूक्रेन ने क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जे के बाद निष्कासित कर दिया, फिर से इसका नाम G7 हो गया, ठीक है। ये आपको वास्तविक फैक्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, विच इंडियन क्रिकेटर वाज अवॉर्डेड द पद्म श्री इन 2025, यानी वर्ष 2025 में पद्मश्री सम्मान किस भारतीय क्रिकेटर को जो है प्रदान किया गया। तो आपका इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए थे और जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रविचंद्र अश्विन। अब हम फैक्ट्स की बात करते हैं। देखिए अश्विन भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, ठीक है, और जो कि स्पिनर है, ठीक है। तो अब सवाल बनता है कि पहले कौन थे, तो पहले थे अनिल कुंबले, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो रविचंद्र अश्विन है, इन्होंने 18 सितंबर 2024 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था, ठीक है। उन्होंने 3 फॉर्मेट में, यानी 3 फॉर्मेट को मिलाकर 287 मैचों में जो है 765 विकेट लिए, ठीक है। सेकंड ये विकेट लेने वाले स्पिनर बन गए, ठीक है। उसके बाद तो फर्स्ट कौन हो गए, तो वही अनिल कुंबले हैं। इन्होंने क्या 1953 जो है विकेट लिए हैं, ठीक है। ये आपको फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। अब देखिए 2025 के लिए 139 जो है पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया था, ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार 113 लोगों को दिया गया था, जिसमें से 4 खिलाड़ी थे, ठीक है। हाल ही में रिटायर हुए क्रिकेटर आर अश्विन को पद्मश्री दिया गया था, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, तो जी हाँ याद रहेगा।
उसके बाद अश्विन के अलावा पैरालंपिक तीरंदाज हरिविंदर सिंह, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान अनिवलापिल मणि विजयन और पैरा एथलेटिक्स कोच सत्यापल सिंह को नाम शामिल है, ठीक है, पद्मश्री देने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, यानी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारण सूचकांक सीपीआई जारी किया है, जिसमें भारत की स्थिति और भारत का रैंक भी बताया गया है। आइए जानते हैं भारत की स्थिति और भारत की रैंक क्या है। तो देखिए, भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है, ठीक है। तो आपका आंसर मिल गया, भारत का रैंक क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आते हैं फिर से हम वापस, ठीक है। तो भारत जो है 180 देशों में 96 जो है स्थान पर है। इसका स्कोर 2024 में जो है 38 था, जो 2023 में 39 और 2022 में 40 से कम हो गया। वर्ष 2023 में भारत 180 देशों में 93 स्थान पर था और अभी कितने हैं, 96 स्थान पर, ठीक है, 96 प्लेसेस पे है। वर्ष 2022 में भारत 50वें जो है स्थान पर था, ठीक है। 2022, 2023 और 2025-24 का ये आंकड़ा आप लोग याद रखिएगा। अब भारत की बात हो गई तो पड़ोसी देशों की हो सकता है क्वेश्चन इससे पूछेगा। पाकिस्तान का स्थान क्या रहा है, 135वें स्थान पर है। श्रीलंका 121वें, बांग्लादेश 149वें और चीन 76वें स्थान पर रहा है। अब बात करते हैं टॉप 3 देश जो है कौन है। तो टॉप 3 देश है डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर, ठीक है। ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अंतिम पैदान वाले देश, ठीक है। तो अंतिम पैदान वाले देश है दक्षिण सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला, ठीक है। इनका ये रैंक है। अब बात करते हैं कि भ्रष्टाचार धारण सूचकांक के बारे में। देखिए, यह जारी बर्लिन जर्मनी स्थित गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा होता है। पहली बार 1995 में जो इसे जारी किया गया था, ठीक है। इसमें 180 देश शामिल है। इसका आधार क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र और का भ्रष्टाचार, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु वाज द रनर अप इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 वुमेन सिंगल कैटेगरी, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की महिला एकल वर्ग की रनर अप कौन रही है। तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। हालांकि इसमें 3 ही दिया गया है क्योंकि छात्रों और छात्राएं के द्वारा यही लिखकर हमें भेजा गया था। तो जो देखिए इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इसमें बी आपका सही आंसर हो जाएगा, एरिना सबालेंका, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन वी हिट अ स्टोन विथ आवर फुट एंड द स्टोन exerts an equal and opposite force on the foot, this situation represent which of Newton's laws, यानी जब किसी पत्थर को या पत्थर पर जोर से पैर मारते हैं और पत्थर हमारे पैर पर समान व विपरीत बल लगाता है, तो यह घटना न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। देखिए, आपको इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। तो थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं इस घटना को। तो देखिए, जब हम किसी पत्थर को मार रहे हैं तो वो क्रिया दिखा रहा है, यानी एक्शन दिखा रहा है, और जब हमें चोट लग रहा है तो वो प्रतिक्रिया दिखा रहा है, यानी रिएक्शन दिखा रहा है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। अब आइए थर्ड लॉ को समझते हैं न्यूटन के। यह घटना न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है, जो अभी मैंने बताया, जो कहता है यदि प्रत्येक क्रिया सदैव एक समान और विविध प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। जब पत्थर पैर से बल लगाते हैं तो क्रिया होता है, वही बात बोल रहा है जो मैंने कहा था, और आपको जो चोट लगता है वो प्रतिक्रिया होता है। इसलिए स्पष्ट होता है कि यह जो घटना तीसरे नियम को दर्शाता है न्यूटन के, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच मिसाइल सिस्टम वाज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय डीआरडीओ एंड द इंडियन आर्मी इन लद्दाख ऑन 16 जुलाई 2025, ठीक है। कहने का अर्थ है, भारत में 16 जुलाई 2025 को डीआरडीओ तथा सेना ने किस आकाश मिसाइल प्रणाली का लद्दाख में सफल परीक्षण किया था। आपको इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें 3 ही ऑप्शन है। चौथा में दिया गया था आकाश
ठीक है, आकाश प्राइम, यही जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आकाश प्राइम। ठीक है, अब आते हैं फैक्ट्स की। तो देखिए, भारत में 16 जुलाई 2025 को डीआरडीओ और सेना ने लद्दाख आकाश प्राइम मिसाइल, ठीक है, लद्दाख आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया था। यह आकाश मिसाइल का एक उन्नत संस्करण है जिसे उच्च ऊंचाई पर परिचालन के लिए अनुकूलित किया गया और यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। 2025 की जुलाई में डीआरडीओ ने, यह क्वेश्चन है, ठीक है, 2025 की जुलाई में डीआरडीओ ने किस संस्था या संस्थान के साथ समझौता किया था? तो देखिए, इसके ऑप्शन तो नहीं मिला, लेकिन इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने किसी विशिष्ट नए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बजाय मुख्य रूप से जो है प्रलय मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षणों पर ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास के अंतर्गत आता है? तो देखिए, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 दिया है और 2 यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG 7, ठीक है, SDG 7 सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा के अंतर्गत आता है। इस लक्ष्य का उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा हिस्सेदारी बढ़ावा एक प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, इसका पर्पस भी आप सबको मालूम चल गया और आपका आंसर भी हो जाएगा SDG 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में है तो आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम को डीआरडीओ द्वारा इंडियन एयर फोर्स के लिए किस महीने में काम या ऑर्डर मिला था? ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया गया। तो देखिए, अप्रैल 2025 में डीआरडीओ किस कार्य परीक्षण सफलतापूर्वक अंजाम दिया, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। अब आपको ऑप्शन इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा, जो सही आंसर हो जाएगा मध्य दूरी सतह से हवा परीक्षण, ये जो है आपको किया गया था। ठीक है, तो फैक्ट्स की बात करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अप्रैल 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम डीआरडीओ कहते हैं, और भारतीय सेना संयुक्त रूप से कई महत्वपूर्ण मिशन चालू किए, जिनमें प्रमुख है मध्य दूरी की सतह से हवा मारे करने वाले मिसाइल का, यानी देखिए MRSAM, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, का उड़ान परीक्षण, ये प्रमुख है। 3 और 4 अप्रैल 2025 को डीआरडीओ और भारतीय सेना ने ओडिशा तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीपीय MRSAM के सेना संस्करण के 4 सफल उड़ान परीक्षण किए। इन परीक्षणों में मिसाइल ने उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेटा और नष्ट किया। अब हम जानते हैं कि निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली का प्रदर्शन कैसे हुआ था, कब हुआ था। तो देखिए, 13 अप्रैल 2025 को डीआरडीओ ने कुरनूल में नेशनल ओपन एयर रेंज में 30 किलोवाट लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली के सफल प्रदर्शन की घोषणा की। ठीक है, यह प्रणाली ड्रोन, मिसाइल और अन्य छोटे हवाई खतरों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। ठीक है, ये भी आपको मालूम चल गया। सक्रिय कूल्ड स्क्रैमजेट, ठीक है, सक्रिय कूल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कंबस्टर का ग्राउंड टेस्ट, ये आपको इसके बारे में बताया गया है, जो कि 25 अप्रैल 2025 को डीआरडीओ ने एक सक्रिय कूल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कंबस्टर का लंबी अवधि ग्राउंड परीक्षण करके एक महत्वपूर्ण एरोस्पेस मील का पत्थर हासिल किया। ठीक है, तो ये आपके फैक्ट्स थे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। हाल ही में बाल संरक्षण आयोग द्वारा खतरनाक एवं अवैध कारखानों से कई बच्चों को बचाया गया। रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कितने प्रतिशत बच्चों की स्थिति अति गंभीर पाई गई? तो रिपोर्ट के अनुसार
परसेंट जो है बच्चों की स्थिति है गंभीर, अति गंभीर पाई गई। ठीक है, यहाँ आपको जांच सब रिपोर्ट मिल जाएगा। पहले हम रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है 75% बच्चों को जो है कुपोषण, अत्यधिक थकावट और जो है अति गंभीर पाया गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। अब आपको जो है इस तरीके से क्वेश्चन लिखकर जो है एग्जाम में मिला था, लेकिन हमें इसका आंसर नहीं मालूम, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, उसका जो है रूबरू आपको करवा दे रहा हूँ। अप्रैल में डीआरडीओ ने कौन सा मिशन चालू किया गया, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन हमको इससे आंसर नहीं मालूम। हाल ही में जो बाल का लक्षण आयोग में जो बच्चों को मदद से किया हुआ है, उतने में कितने परसेंट बच्चों की स्थिति गंभीर थी? मुझे तो ऐसे 75% मैंने ऊपर देखा, तो मैंने इस तरीके से आपको बताया। ठीक है, कोई फुटबॉल का चैंपियनशिप का बोला गया तो उसमें से कौन सी महिला फुटबॉलर को बैंक फुटबॉल का अवार्ड मिला? इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में दिया गया था। उसके बाद आया था करप्शन इंडेक्स बाद में आया, उसमें उसकी इसमें कितनी अंक मिले, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, और पूछा गया था 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्म श्री मिला? जैसे कि मैंने बताया आर अश्विन को, ठीक है, रविचंद्र अश्विन को। फिर आपको मिला क्वेश्चन दिया गया था जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, उसे मतलब वह कौन से स्ट्रेटजी में है? ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, जो कि मैं आपसे रूबरू करवा दे रहा हूँ। एक पूछा था, देखिए यहाँ पर, हाइड्रा की प्रजनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? अलैंगिक, उदाहरण के अनुसार मैं बता रहा हूँ, मुकुलन हो जाएगा। एक पूछा था 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार मिला? आंसर हो जाएगा रविचंद्र अश्विन। ठीक है, और ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी थे, पहले हो जाएंगे अनिल कुंबले। ठीक है, दाब का सूत्र क्या होता है? तो दाब का सूत्र होता है P बराबर F/A, बल बटे में क्षेत्रफल होता है। ठीक है, एक पूछा है देवगिरी पर 1296 ईस्वी में किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। सेबी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सेबी का अध्यक्ष जो है तोहिन कांत पांडे जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में आयुर्वेद 62वीं राष्ट्रीय संतरण चैंपियनशिप किसने जीती? किसने जीती थी? तो ये पी इलियान ने जीती। पूछा था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष समिति में कितने सदस्य होते हैं? कितने होते हैं? तो आपके आंसर 6। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है, 5-6 मेंबर होते हैं। पूछा था सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार को राजधानी पोर्ट ब्लेयर नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उसका नाम हो जाएगा श्री विजयपुरम। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन किस समूह में रखा गया है? तो वर्ग जो है समूह 17 में रखा गया है। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ जो है हुआ था? ये दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ था। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए गए थे। अब आते हैं हम लोग 28 के सेकेंड शिफ्ट में, जो कि सारे रियल ऑथेंटिक हैं। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं और शेयर नहीं किया है, तो शेयर कर दीजिए रियल क्वेश्चन के लिए साथियों, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बच्चों से संपर्क करके उनसे जो है क्वेश्चन लिखवाना। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन 28 नवंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो सारे रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और हम आ चुके हैं 28 नवंबर के सेकेंड शिफ्ट में। अब इसके एनालिसिस करने वाले हैं। मैं वही दोहराऊंगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 which country is ranked at the first place as happiest country in the world? यानी 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? जो आपको इस तरह से जो है ऑप्शन देखने को मिले होंगे, जिसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क होगा या फिनलैंड? तो देखिए यहाँ आप लोग को जो है आंसर मिल जाएगा। देखिए वो पहला स्थान फिनलैंड है, जो लगातार 8वें वर्ष पहले स्थान पर रहा है।
डेनमार्क दूसरे और आइसलैंड तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, जो ऑप्शन पहला था वो डेनमार्क था, लेकिन वो दूसरे स्थान पर रहा है और आइसलैंड जो है तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन वहां से नहीं, क्वेश्चन यहाँ से आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें भारत की रैंकिंग जानते हो क्या है? 118 2025 में था ये। अब 2024 की बात करें तो 126 है। ठीक है, तो थोड़ा क्लोजनेस आया है अकॉर्डिंग टू 2024। अब बात करते हैं दक्षिण एशियाई राष्ट्र रैंकिंग की, तो नेपाल 92वें स्थान पर है, पाकिस्तान 109वें स्थान पर है, म्यांमार 126वें स्थान पर है, श्रीलंका 133वें स्थान पर है, बांग्लादेश 134वें स्थान पर है। अब बात कर रहे थे उस देश की जो निचले हिस्सों में निचले नंबर पर रहे हैं, तो वो हो जाएंगे अफगानिस्तान जो कि 147 और लगातार चौथे वर्ष पर ये रहा है। ठीक है, स्कोर की बात करें तो 4.3891 इसको स्कोर मिला है। रैंक 147 देशों में 118वां स्थान इसको मिला है। अब देखिए सेकेंड शिफ्ट में क्या पूछा है, हु टुक चार्ज एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया ऑन 14 मई 2025, यानी 14 मई 2025 को भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया था। तो देखिए आपकी इस तरह से जो है 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, जिसमें से सही आंसर है भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्ट्स की। जैसे कि मैंने कहा क्वेश्चन वहां से नहीं, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई 2025 को भारत का 52वां, याद रखिएगा 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और उन्हीं ने उस दिन शपथ ग्रहण की, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा उन्होंने संजीव खन्ना का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 13 मई 2025 को समाप्त हुआ। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब इसके अलावा न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त हुआ, ये भी आपको याद रखना। मैंने कहा ना क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ना कि वहां से बनेगा। उनके सेवानिवृत्ति होने के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के नए 53वें मुख्य न्यायाधीश बने, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने 24 नवंबर 2025 को पद की शपथ ली। ठीक है, और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऑन 21 अप्रैल 2025 एट Madrid which team won the Laureus World Team of the Year at the 25th Laureus World Sports Award, यानी 21 अप्रैल 2025 को मैड्रिड में हुए 25वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में वर्ष की टीम, ठीक है, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस टीम को मिला था। तो देखिए आपको इस तरह से जो है ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब बात करते हैं उन विजेताओं की सूची की जिनको अवार्ड मिला है। तो देखिए वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लांटिस को मिला है, जो स्वीडन से थी। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सिमोन वाइल्स को मिला है, जो यूएसए की थी। ये सब आपको याद रखना है, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन यही से बनेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड, जो कि स्पेन की थी, जो यही आपका आंसर हुआ था। उसके बाद ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर जो मिला है लैमिन यामल को, जो स्पेन के रहने वाली थी। उसके बाद कमबैक ऑफ द ईयर मिला है रेबेका एड्रिको, जो ब्राजील के हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी ये मिला है जियांग यान को, जो कि चीन के निवासी थे। उसके बाद मिला है एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर टॉम्स फिटकॉक को मिला है, यूनाइटेड किंगडम के ये जो है रहने वाले थे। उसके बाद स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड जो मिला है किक फॉर लाइफ को मिला है, लेसोथो के रहने वाले थे। ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं, नहीं तो आप तुक्का ही मार कर आइएगा। ठीक है, स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड मिला है राइफल नडाल को, स्पेन से। उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है केली स्लेटर को, यूएसए से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर इन 2025 along which border between India and Pakistan was movement crossing suspended।
कह रहा है कि 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पर आजवा जो है आवाजाही बंद कर दी गई थी, जिसमें आपको ऑप्शन दिए गए थे इस तरीके से, जिसमें मुझे बी का ऑप्शन जो है नहीं मिला था। ठीक है, तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें बी जो है छात्रों के द्वारा नहीं लिखकर भेजा गया, तो मुझे मालूम भी नहीं चला कि बी क्या हुआ। मैं सोचा कि कुछ भी इसमें फिल कर दूंगा, फिर चला कि छोड़ो रहने दो, मैं वैसा ही वाणी से अपने बता दूंगा। तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था, करतारपुर कॉरिडोर को 7 मई 2025 को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा अटारी वाघा सीमा पर भी आवाजाही निलंबित कर दी गई थी, जो कि आपका ये आंसर हुआ था, और पाकिस्तान नागरिकों के साथ वीजा रद्द कर दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इन 2025 ऑन विच डेट वाज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड, यानी 2025 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए इसमें आप लोग कंफ्यूज पक्का हुए होंगे, इस तरीके से आप लोग को 4 ऑप्शन देखने को मिला होगा, जिसमें 14 सितंबर दिया है और 10 जनवरी दिया है। मुझे पता है ये आप लोग काट दिए होंगे, लेकिन आप लोग कंफ्यूज इसमें हुए होंगे, तो चलिए हम लोग दोनों को जानते हैं। तो देखिए विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है, और हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, थोड़ा इसमें कुछ फैक्ट्स है आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने कहा विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चर प्राइड, एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विकता आवाज है, ये थीम थी 2025 की हिंदी दिवस, सॉरी विश्व हिंदी दिवस की थीम थी। उसके अलावा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप लोग को याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय द एंड ऑफ 2025 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड बैंक ऑफ मिग्रेट एंड कनेक्ट विथ विच डोमेन, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 के अंत तक बैंकों के किस डोमेन से शुरू के निर्देश जो है दिए गए। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा 4 ऑप्शन, जिसमें से आपका सही आंसर क्या होगा आइए थोड़ा डिटेल करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 के अंत तक सभी बैंक को अपने इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल जो है .bank यानी बैंक.in डोमेन पर जो है ट्रांसफॉर्मेशन करने का निर्देश दिया गया। इस कदम का उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, जिससे ग्राहक को असली और नकली वेबसाइट के बीच जो है अंतर पता आसानी से चले। अगस्त 2025 में पंजाब नेशनल बैंक का जो है भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र बैंक बन गया, ये आपको याद रखना है, जिससे आधिकारिक तौर पर अपनी कॉर्पोरेटर वेबसाइट को .bank.in डोमेन पर स्थापित कर दिया गया। तो आप लोगों को मालूम चल गया इसका आंसर क्या होगा, RBI इसका जो है बैंक इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, रिसेंटली crores of the rupees in assets and cash were seized in Karnataka primarily by which agency, यानी कर्नाटक में हाल ही में करोड़ों रुपए की संपत्ति और नकद जब्त की गई। यह कार्रवाई मुख्यतः किस संस्था द्वारा की गई थी, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जहां पर आप लोगों को इस तरीके से जो है ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो देखिए आइए हम जानते हैं 25 नवंबर 2025 की एक के रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक लोकायुक्त ने राज्य के 10 सरकारी अधिकारी विरुद्ध छापेमारी करते हुए करीब 35.3 करोड़ की जो है असामान्य रूप से अधिक संपत्ति जब्त की है। ठीक है, पिछली छापेमारी में क्या हुआ था कि अक्टूबर 2025 में एक अलग अभियान में लोकायुक्त ने 12 अन्य सरकारी अधिकारी की अनुमति और 381.8 करोड़ की मूल संपत्ति भी जब्त की थी। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, कर्नाटक लोकायुक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। When two residences of 15
ohm and 5 ohm are connected in series across a potential difference of 12 volt, what will be the current flowing in the circuit? कहने का अर्थ है यदि 15 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उनके सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी? यानी आपसे आई पूछ रहा है और आपको जो है प्रतिरोध दे दिया है। ठीक है, देखिए R1 प्लस R2 कर देंगे हम लोग, क्योंकि श्रेणी क्रम है। क्यों? क्योंकि ये श्रेणी क्रम है। तो R1 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 15 5 20 आ जाएगा। और आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ओम का नियम जानते हैं ना, क्या आता है? V बराबर आई आर होता है। आई आर होता है तो आई को हम निकालने को बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? V बटे में R हो जाएगा। V कितना मैंने निकाला था? V कितना दिया है? V देख लीजिए कितना दिया, 12 शायद दिया है, पता नहीं। हाँ 12 दिया है। V कितना दिया है? V ऊपर था और R का था नीचे। तो R का मान कितना हम लोग निकाल कर आए थे? R का मान कितना निकल कर आए थे? V का मान 12 दिया है ना, V का मान 12 दिया है और R का मान निकालते थे हम लोग 20। तो आप इसको कटाइए तो कितने बार में कटेगा? 4 तिया 12, 4 पचे 20, 3/5 आया। इसको जब कटाइएगा तो इसको जब कटाइएगा 3/5 आया था ना, तो 1 दशमलव दीजिए और 0/5 जगह 30 यानी 0.6 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसा ही हुआ है यहाँ पर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर इज एन इलेक्ट्रॉन लोकेटेड इन एन एटम? परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो देखिए आपको इस तरीके से जो ऑप्शन दिए गए थे और क्वेश्चन है परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। तो आप लोग ऑप्शन को ठीक से पढ़ लीजिए। तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। परमाणु की संरचना के अनुसार अगर बात करें हम लोग, नाभिक में प्रोटॉन यानी धनावेश, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं जो किसी परमाणु के चारों ओर, जो किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, जो यह बात किया गया, नाभिक के चारों ओर ऊर्जा स्तरों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो परमाणु होते हैं इसके कई सारे जो है न्यूक्लियस नहीं ऑर्बिटल होते हैं। तो ऑर्बिटल के चारों ओर घूमते हैं। जो ज़्यादा दूर होता है उसके पास उतना ही एनर्जी होता है, जो जितना करीब होता है उसके पास एनर्जी उतना ही कम होता है। ठीक है, ये आप सबको मालूम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब हम लोग ऑप्शन को देखिए यहाँ पर। अब ऑप्शन तो आपको कंफ्यूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर होता है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इसी स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन नाभिक से प्रसारित होता है। और जैसे ही ऑप्शन ये देख रहे हैं उसके बाद अगला ऑप्शन बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर घूमता है। देखिए ऑप्शन जो है सी कंफ्यूज कर दिया। आप पहले ऑप्शन बी को पढ़ रहे हैं तो आप लोग बी को मारते जाइएगा, लेकिन अगला पढ़ने जाइएगा तो ये कंफ्यूज होगा और आपको वो मारने से रोक देगा। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है धनावेशित नाभिक के चारों ओर नहीं घूमता है। मैंने कहा क्या कि प्रोटॉन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन, जो एक परमाणु का स्ट्रक्चर जो होता है, मैं वापस आना चाहूंगा, जो एक परमाणु का स्ट्रक्चर होता है वो कई जो है ऑर्बिटल से बना होता है। ठीक है, और नाभिक तो सिर्फ यहाँ है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी घूम रहा है, तो हर जगह कारण तो उसका नाभिक तो नहीं हो सकता। तो ये जो है सी जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। डी नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन केवल प्रोटॉन में पाया जाता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ ट्रीज प्राइमरी स्ट्रक्चरल सेल इज मेनली कॉम्पोस्ट ऑफ विच सब्सटेंस? यानी पेड़ की प्राथमिक संरचना जो कोशिकाओं की बाहरी दीवार मुक्त किस पदार्थ से बनी होती है? कहने का अर्थ है कि कोई कोशिका होती है तो जो उसकी बाहरी परत होती है वो किस चीज से बनी होती है? तो मैं आपको बता दूं कि जो सेल है उसकी बाहरी जो हिस्सा होता है, परत होता है, वो कोशिका भित्ति होता है। और ये जो है आपका सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, और इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इस फैक्ट्स को देख लेते हैं, हो सकता है इससे कुछ क्वेश्चन बन जाए। पेड़ की सबसे बाहरी जो भित्ति होती है उसे कोशिका भित्ति बोलते हैं। ओके, जो मुक्त रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है, ये भी ठीक है। साथ ही इसमें
हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन जैसे यौगिक भी होते हैं, ये थोड़ा इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। यह परत कोशिकाओं को कठोरता और एक निश्चित आकार प्रदान करती है, ये भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि विच इक्वेशन ऑफ मोशन डज नॉट कंटेन फाइनली वेलोसिटी। गति का वह कौन सा समीकरण जिसमें अंतिम वेग नहीं होता है। तो देखिए आपको v बराबर u प्लस ए टी, तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी नहीं होगा। उसका बाद वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, जो कि ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें अंतिम वेग नहीं होता है। ठीक है, जिसे आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगा। गति का वह समीकरण जिसमें अंतिम वेग नहीं होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें आप लोग कहाँ दिखाई दे रहा है अंतिम वेग, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ जो एस है वो विस्थापन है, यू जो है प्रारंभिक वेग है, टी जो है समय है, और ए जो है त्वरण, और टी जो है आपको फिर से समय देखने को मिलेगा। ये इसका रिलेशन है, तो इसमें आपको अंतिम वेग देखने को नहीं मिलेगा। अब लोग हम आते हैं, तो इसका आपका आंसर मान चलेगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेटमेंट अबाउट द बायोयांट फोर्स अकॉर्डिंग टू अर्चिमेड प्रिंसिपल इज करेक्ट। यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल के बारे में कौन सा कथन सही है, जहां पर आपको ऑप्शन जो है देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें कुछ ऐसा ही लिखकर भेजा गया था। ठीक है, तो देखिए आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु द्रव या आंशिक, आंशिक मतलब थोड़ा, पूर्णतः पूरा डूब जाती है, तो उस पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल, जो पानी में हम लोग किसी को डुबोते हैं और डूबने नहीं जो देता है, तो वो एक उत्प्लावन बल वहां पर काम करता है। तो वही उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा स्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, कोई वस्तु कैसे नहीं डूबती है, तो कोई वस्तु जितनी वजन भार है उसका जितना हटाती है पानी, उस भार के बराबर उसका जो है द्रव्यमान होता है, वही कह रहे हैं यहाँ पर। यह सिद्धांत बताता है कि किसी वस्तु का वजन कितना कम हो जाता है जब उसे किसी तरल पदार्थ में डुबोया जाता है, और यह खोया हुआ भार वास्तव में विस्थापित द्रव के बारे में भार के बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं उत्प्लावन बल, मैंने जिक्र किया था। तो यह वह ऊपर की ओर लगने वाला बल है जो किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर कार्य करती है, बिना ये द्रव के ये काम नहीं करता। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग सबमरीन यानी जो पनडुब्बी होती है को डिजाइन करने के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इन प्योरिफाइड बाय द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। आसवन विधि से निम्नलिखित में से किस शुद्ध किया जाता है। ठीक है, किसे शुद्ध किया जाता है, तो आपको इस तरह से चार ऑप्शन देखने को जो है मिले होंगे, जैसे रेत नमक मिश्रण, अल्कोहल वाटर मिक्सचर, मडी वाटर एंड आयरन फिलिंग फ्रॉम सैंड। ठीक है, आपको इस तरह से देखने को मिले होंगे। तो देखिए जो इसमें है आसवन विधि से द्रव जैसे पानी या नमक पानी का मिश्रण और कम क्वथनांक वाली धातुएं जैसे जिंक कैडमियम को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो आसवन विधि उसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउंड और आर करेक्ट है। निम्नलिखित में से ध्वनि के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए इस तरीके से आप लोग को दो स्टेटमेंट दिया गया था। ध्वनि अयांत्रिक है, उसके बाद साउंड रिक्वायर एंड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, ध्वनि के प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से दो कथन दिया गया था और चार जो है आपको ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन दिया गया था पहला कथन एक सही है, कथन दो सही है, या फिर कथन एक और दो सही है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा कथन नंबर दो हो जाएगा। एक इसलिए नहीं होगा कि ध्वनि एक अयांत्रिक नहीं है, यांत्रिक है, मैकेनिज्म है। ठीक है, यह गलत इसलिए क्योंकि ध्वनि यांत्रिक तरंग है, यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। इसका प्रसार जो है कणों के कंपन के कारण होता है।
लेकिन कथन 2 में क्या है, ध्वनि के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और यही ऑप्शन सही है। ध्वनि जो है ठोस, द्रव, गैस में चल सकती है लेकिन निर्वात में नहीं चल सकती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी बी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डू ऑल पार्ट्स ऑफ एन प्लांट नाउ ग्रो इक्वली। पौधे के सभी भाग समान मात्रा में वृद्धि क्यों नहीं करते हैं, क्या आप बता सकते हैं? तो देखिए, बता सकते हैं तो आपको इस तरह से जो है 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला, पौधे के सभी भागों तक समान मात्रा में प्रकाश नहीं पहुंचता है। पौधे के सभी भागों तक समान मात्रा में पानी नहीं पहुंचता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण, तापमान के अंतर के कारण। क्या आपको आंसर मिल गया? नहीं मिला हुआ है तो चलिए थोड़ा डिटेल कर लेते हैं इसको हम। पौधों में वृद्धि के मुख्य कारण ऑक्सीन हार्मोन है, मुख्य पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। जब पौधे के सभी भागों को समान रूप से प्रकाश नहीं मिलता है तो ऑक्सीन छायांकित भाग की ओर अधिक जो है एकत्रित हो जाती है। इससे छाया वाले भाग में कोशिका जो है अधिकांश लंबाई वृद्धि होती है और पौधे में उस दिशा में मुड़कर जो है बढ़ता है। इस घटना को हम प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर है, पौधों के सभी भागों तक समान मात्रा में प्रकाश नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कह रहा है, व्हाट इज फॉर्म व्हेन इथेन इज मिक्स्ड विथ ब्रोमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी यानी अल्ट्रावायलेट लाइट और हीट। जब एथेन को ब्रोमीन के साथ पराबैंगनी प्रकाश यानी अल्ट्रावायलेट लाइट या उसमें हीट मिलाया जाता है तो क्या बनता है। बहुत ही जो है बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए, इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिला होगा। ये बनाएगा इथेन, इथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमाइड। इथेन शायद लगता है इथेन प्लस हाइड्रोब्रोमाइड बनाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इथेन सबसे पहले समझिए, इथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यूवी प्रकाश या उष्मा की उपस्थिति में अल्केन हाइड्रोजन के साथ मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है ये देखिए, जैसे कि मैंने लिया C2 प्लस Br2, इसे मैंने अल्ट्रावायलेट या हीट दिया तो ये बना C2HBr प्लस HBr। ठीक है, ये बनाया। इसमें क्या हुआ, इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु की जगह ब्रोमीन जुड़ जाता है जिसमें ब्रोमोइथेन यानी इथाइल ब्रोमाइड बनता है और एक साथ HBr निकलता है, इसलिए सही इथाइल ब्रोमाइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ना आपका सही हुआ ना मेरा सही हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025, विच सिटी इन इंडिया इज द लीडिंग स्टार्टअप हब। यानी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर कौन सा है। तो सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर जो है वो बेंगलुरु बन गया है। ठीक है, कौन सा राज्य है, बेंगलुरु है। जो इस तरीके से आप लोग ऑप्शन देखने को मिलेगा और जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, अब थोड़ा जानते हैं फैक्ट्स की। 2025 में बेंगलुरु भारत का सबसे ज्यादा स्टार्टअप वाला शहर बन चुका है। वैश्विक रैंकिंग देखें तो 2025 में बेंगलुरु वैश्विक स्टार्टअप शहर में 2वें स्थान पर है, देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। विकास दर की बात करते हैं तो देखिए, इसकी विकास दर 13.8% जो इस भारत का अग्रणी स्टार्टअप शहर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा यौन रोग विषाणु वायरस से होता है। तो देखिए, इस तरीके से आप लोग को ऑप्शन देखने को मिला होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इससे फैलने वाले ये रोग होते हैं। ठीक है, तो HIV क्या है, HIV एक विषाणु जनित यौन रोग है। ठीक है, यौन रोग है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है और आगे चलकर एड्स का कारण बन जाता है। ठीक है,
अब आते हैं जो है गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया एक बैक्टीरिया है। ठीक है, गोनोरिया क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो गोनोरिया बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। यह यौन रोग नहीं है। ठीक है, गोनोरिया, टाइफाइड, यह एक यौन रोग जो है नहीं है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए। एक होता है टीबी जो बैक्टीरिया से ही होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक रोग होता है जो बैक्टीरिया से होता है, और ये भी एक जो है यौन रोग नहीं होता है। ठीक है, आपसे अगर एग्जाम में पूछ दे कि टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आप लोग याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर मालूम चल गया आपको, HIV इसका फुल फॉर्म हो, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये इसका सही आंसर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What happened to solid food after it is eaten in the digest system? यानी पहचान जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में भोजन करने के बाद कठोर भोजन का क्या होता है, तो उसका पाचन होता है, डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र में ठोस भोजन खाने के बाद जो मुख्य प्रक्रिया होती है वह होता है डाइजेशन। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज गुड व्हाट विल बी द आउटकम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? यदि प्रजनन स्वास्थ्य अच्छा है तो गर्भाश जो अवस्था होती है उसमें क्या परिणाम जो देखने को मिलेगा? तो आपको इस तरीके से जो ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि स्वस्थ बालक पैदा होगा, कमजोर बालक पैदा होगा, या गर्भावस्था में असफल होगी, क्या होगा? देखिए, प्रजनन स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो गर्भावस्था भी जो है अच्छा ही होगा, यानी स्वस्थ बालक जो है पैदा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेजर इनिशिएटिव हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड फॉर सौ कोस्टल एरियाज? ओके, कह रहा है भारत सरकार ने 100 तटीय क्षेत्रों के लिए मुख्य रूप से कौन सी पहल शुरू की है? तो आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए हम जानते हैं। जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांव पहल जो है शुरू किया है। यह योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्या है ये जान लीजिए। उद्देश्य देश भर में 100 मौजूदा मछुआरा गांव का जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनाना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मछुआरों के गांव के लिए मुख्य रूप से कौन सी पहल शुरू करना है, मछुआरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच इंडियन फुटबॉल क्लब वन द 2025 कलिंग सुपर कप? 2025 में हुए कलिंग सुपर कप 2025 में किस भारतीय फुटबॉल क्लब ने जीत दर्ज की थी? जहां पर आपको इस तरीके से जो है ऑप्शन देखने को मिला होगा। ठीक है, तो देखिए कलिंग सुपर कप 2025 का फाइनल मैच 3 मई 2025 को हुआ था, इंपॉर्टेंट है, जिसमें FC गोवा ने जमशेदपुर FC को 3-0 से हराया था। उसके बाद 20 अप्रैल 2025 3 मई 2025 के मध्य फुटबॉल प्रतियोगिता कलिंग सुपर कप 2025 का जो है आयोजन कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसे सुपर कप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको ये इसका मालूम चल गया। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, FC गोवा। ठीक है, अब थोड़ा सा और फैक्ट्स है इसमें। यह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का 5वां संस्करण था। याद रखिएगा 5वां संस्करण था। इसमें कुल जो है 15 टीम ने भाग लिया था। कुल 14 मैच खेले गए थे। FC गोवा ने दूसरी बार खिताब ये जो है जीता है। ठीक है, उसके बाद FC गोवा के बोर्जा हेरेरा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए कलिंग प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया, और जो है FC गोवा के बोर्जा हेरेरा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को जो है चुना गया। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जमशेदपुर FC के एल्बिनो गोम्स को चुना गया। ये भी अच्छा पॉइंट है, इसको आप डिनोट कर लीजिएगा। FC गोवा के कप्तान
ओइडे ओनेंदिया और मुख्य कोच को जो है मोनोला मार्केस थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। व्हेन अ स्विंग मूव्स फ्रॉम इट मीन ऑपोजिशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन व्हाट हैपन टू इट्स एनर्जी। यानी कहने का अर्थ है जब एक झूला अपने औसत बिंदु से चरम बिंदु की ओर जाता है तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। जहां पर आपको इस तरीके से जो है ऑप्शन दिए गए थे या देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं औसत पहले बिंदु की। देखिए, इसमें वेग अधिकतम होता है और गति ऊर्जा जो है न्यूनतम होता है। सॉरी, इसमें न्यूनतम होगा। ठीक है, न्यूनतम होता है। अब हम ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई न्यूनतम, ठीक है, और जो है स्थिति ऊर्जा अधिकतम होता है या न्यूनतम टाइप हो गया। ठीक है, अधिकतम होता है। अब बात करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन की ओर। हम इसकी ओर जाते हैं तो क्या होता है, ऊंचाई बढ़ती है और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है, वेग बढ़ता है और काइनेटिक एनर्जी घटता है। ठीक है, इसलिए इसका कथन स्थिति ऊर्जा बढ़ती है और गति ऊर्जा भी बढ़ती है। सॉरी दोस्तों, मुझे खेद है कि यहाँ पर जो है इसका आंसर मैं थोड़ा सा मतलब इसका स्टेटमेंट मैंने गलत बताया था। औसत बिंदु पर क्या होता है, वेग अधिकतम होता है और काइनेटिक एनर्जी भी अधिकतम होता है। यहाँ पर भी वही होगा, ऊंचाई जो है न्यूनतम होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा दोनों ऊंचाई बढ़ती है। ठीक है, ओके, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिति ऊर्जा बढ़ती है और गति ऊर्जा भी बढ़ती है। अब आते हैं हम मैथ पर। तो देखिए, मैथ पूछा था किसी कड़ी को 77 दिन, किसी कार्य को 77 दिन एंड अब से 75 अधिक है, उससे 75 अधिक है और सी बी से 40% अधिक है एंड बी और सी से उसको 3 दिन तक करते हैं तो 7 कार्य एक कितने दिन में करेंगे, कुछ ऐसा आपको दिया गया था। इसका आंसर मुझे बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आया था 34 बच्चों का एवरेज वेट 47 kg है, यदि सर का वेट ऐड करने पर, जो कपाल है उसको ऐड करने पर एवरेज 56 हो जाएगा तो सर का जो वेट कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, आप लोग कमेंट में इसको हल करके जरूर बताइएगा। उसके बाद पूछा था दो संख्या 2:3 के रूप में है जिनका HCF 6 है और एलसीएम क्या होगा आपको ये बताना है। इसका आंसर आपको 36 आया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 28 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन होंगे रियल और ऑथेंटिक मिलेंगे। अगर आपके भी आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप लोग प्लीज एक पेज पर क्वेश्चन को डिनोट कर लीजिएगा और फोटो खींचकर जो है टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा। जो है टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जुड़कर जो है क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो इस तरीके से जो है आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपका ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, विजेता जो थी मेडिसन कीज थी, संयुक्त राज्य के अमेरिका का ये रहने वाले थी। उसके बाद उप विजेता अगर आपसे पूछ दे तो आप लोग याद रखिएगा एरिना साबालेंका जो कि बेलारूस की रहने वाली थी। उसके बाद पुरुष की अगर पूछे एग्जाम में, हो सकता है पूछ भी दे, पुरुष एकल विजेता जो है जैनिक सिनर है जो कि इटली के रहने वाले थे। उसके बाद उप विजेता की बात करें पुरुष में तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव हो जाएंगे जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। इससे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था मई 2025 में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी। इन मई 2025 हु चेयर द 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। जहां पर आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे, सुमन ये मोदी नरेंद्र मोदी, राव इंद्रजीत सिंह, BVR सुंदर जो है मन्यम।
ठीक है। तो 2024 में जो है 25 में 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित हुई थी और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जो कि ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बैठक की थीम क्या थी अगर पूछ दे तो आप लोग याद रखिए, विजिट राज्य फॉर विजिट भारत @2047। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु निजात का जश्न मनाने के दौरान बेंगलुरु के किस स्टेडियम के पास मची भगदड़, ठीक है, मची भगदड़ में 11 लोग की मौत हो गई। ठीक है, हुआ था ना जब आरसीबी जीती थी और 56 अन्य घायल हो गए थे। ये कब हुआ था, ये घटना कब की बात है? तो 4 जून 2025 की बात है। कहाँ हुई थी तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ दे तो एन चिन्नास्वामी स्टेडियम जो कि बेंगलुरु में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, जुलाई 2025 में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें एपिसोड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की थी? ठीक है, तो याद रखिएगा, जहां पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको देखने को मिलेगा 27 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए ऐतिहासिक ज्ञान भारत मिशन पहल की घोषणा की। ठीक है, किस मिशन की? भारत पहल मिशन की घोषणा की। यह घोषणा उन्होंने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें एपिसोड में कही थी। हो गया आपका ये 124वां एपिसोड, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या अगर पूछ दे तो भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण, डिजिटलीकरण और वैश्विक स्तर पर प्रसार करना जो है आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ज्ञान भारत मिशन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको अगर बात करें, यह मिशन 2003 से चल रहे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का आधुनिक नाम है, मॉडर्न नेम है। ज्ञान भारत मिशन एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल संरक्षण परियोजना है जिसका उद्देश्य आपको मालूम होना चाहिए, पूरे भारत में फैली 1 करोड़ से ज्यादा प्राचीन पांडुलिपि का संरक्षण या डिजिटलीकरण करना है। ठीक है, अब मिशन के तहत एक राष्ट्रीय डिजिटलीकरण भंडार भी बनाया गया, ठीक है, यह बनाया जाएगा जहां दुनिया भर के क्षेत्र शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। ठीक है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 के बजट में पांडुलिपि के पहल के लिए वित्तीय जो है आवंटन 3.5 करोड़ रुपए बढ़कर क्या हो गया 60 करोड़ जो है कर दिया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन आया था छत्रपति संभाजी महाराज, ठीक है, छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा के निर्देशक कौन है? कह रहा है कि हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म छावा बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ऑप्शन दिया गया था, जहां पर संजय लीला बंसाली, लक्ष्मण उट्टेकर, ओम राउत और आशुतोष गवारीकर, इस तरीके से आपको दिया गया था। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा, इसके छावा का जो निर्देशक थे वो लक्ष्मण उट्टेकर थे। ठीक है, आप लोग याद रहेगा लक्ष्मण उट्टेकर थे। और अभिनेता की बात करें तो अभिनेता इसमें देख लीजिए, अभिनेता आपको देखने को मिला विक्की कौशल। ठीक है, अभिनेता का नाम है विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना, अक्षय खन्ना जो एथी के रूप में विलेन के रूप में जो है एक्टिंग कर रहे थे। निर्माता की बात करें तो निर्माता थे दिनेश बिजान और रिलीज डेट कब हुई थी इसकी? तो रिलीज डेट हुई थी इसकी 14 फरवरी को। आप सबको ये सब याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2025 में हुए 32वें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन
की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो अगर इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं, इन अप्रैल 2025 कंट्री चेयर द 32nd वर्ल्ड एजुकेशन समिट। यानी कह रहा है कि अप्रैल 2025 में हुए 92वें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी, जहां पर आपको इस तरीके से जो है ऑप्शन देखने को मिले होंगे। ठीक है, आप लोग इसको एनालिसिस कर लीजिए। इस तरीके से आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें ऑप्शन नंबर ए में था भारत, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात के प्रांत मध्य पूर्व। ठीक है, देखिए यह सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अप्रैल, अगर फैक्ट्स की बात करें तो इसके अलावा अप्रैल जो है अप्रैल 2025 में अन्य प्रमुख सम्मेलन भी हुए, जैसे छावा विस्फोट शिखर सम्मेलन। यह अप्रैल 2025 की बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल जस्टिस लॉ एंड पीस समिट हुआ। यह जो है 12-13 अप्रैल 2025 के दुबई में आयोजित किया गया था। तो ये सब पॉइंट है, आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आया था कि मई 2025 में जो है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया? विच ऑफ फ्लोइंग cities was declared a green hydrogen hub by the Indian government in May 2025। कह रहा है कि मई 2025 में जो है निम्नलिखित में किस शहर को भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन घोषित किया जाता है? आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मई 2025 में नवीन ऊर्जा मंत्रालय के सचिव ने घोषणा की कांडला गुजरात, पारदीव और तुतीकोरिन बंदरगाह को ग्रीन हाइड्रोजन हब के लिए पूर्ण रूप से जो है पहचान किया गया। ठीक है, ठीक है, पहचान किया गया। यह घोषणा जो है 20 मई 2025 को रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान की गई थी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको जानना चाहिए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब घर कौन सा शहर बन गया? ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब घर कौन सा शहर बन गया? तो आपका आंसर है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल देयर बी वन वुमेन्स पुलिस स्टेशन और वन डिक्लेयर्ड मिशन शक्ति इंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। यानी किसी जो है राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन वाली घोषणा 2025 जारी की। 21 जुलाई 2025 को आंध्र सरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्र नायडू ने ग्रीन जो है वाली घोषणा पत्र जो है 2025 में कब जारी की, किस राज्य ने जारी की? इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जिसमें जो जहाँ है 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये 4 आपको ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो काफी लेंदी हो गया, आप चाहे तो आप लोग वीडियो को 2x पर या 1.5x पर देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को बोरियत महसूस ना हो। 2025 में तमिलनाडु के 2 पक्षी अभ्यारण्य का रामसन साइट की सूची शामिल किया गया था। कौन कौन था वो आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं, जहां पर इस तरीके से आप लोग को ऑप्शन दिया गया था। तो 2025 में कौन सा दिया गया? 2025 में तमिलनाडु में 2 रामसन साइट जोड़ी गई, जिसका नाम है सकरा कोटाई पक्षी अभ्यारण्य और थिर चांगल पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, विच एथलेट 3 जेवलिंग ऑफ 92.23 मीटर एट द 2025 दोहा डायमंड लीग, यानी 2025 में जो है दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर वाला फेंकने वाला भाला किसने था? वो कौन था?
ठीक है, तो नीरज चोपड़ा हो सकता है क्या इसका आंसर? चलिए देखते हैं। तो देखिए, देश के गोल्डन बीज नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 की इतिहास रच दिया। उन्होंने अपनी पहली बार 90 मीटर जो है 90 मीटर दूर पार करते हुए भाला फेंकर अपना नया पर्सनल बेस्ट बनाया। नीरज ने फाइनल मुकाबले में तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर दूर भाला फेंका। ठीक है, अब आते हैं कि जर्मनी की जूलियन वेबर ने 91.06 मीटर थ्रो करके यह खिताब जो जीत हासिल कर लिया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि which Indian city has issued Indian first certificate green municipal bond in अप्रैल 2025, यानी अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस शहर द्वारा जारी किया गया था। तो जहां आपको इस तरीके से ऑप्शन दिया गया था। और हम आते हैं फैक्ट्स पर। अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किया गया था। यह बॉन्ड स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत 1.5। नेक्स्ट प्रश्न है, 2025 में हुसैन बोल्ट के बाद किस खिलाड़ी को जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? दो 2025 में हुसैन बोल्ट के बाद किस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? विच एथलीट आफ्टर यूसेन बोल्ट वन द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2025? जहां पर आपको इस तरीके से जो है क्वेश्चन देखने को ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्वीडन के पोल वॉल्टर मेडो डुप्लाटिस को मिला है। ठीक है, तो आपका आंसर मिल गया मोंडो डुप्लांटिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें वह हुसैन बोल्ट के बाद इस पुरस्कार को जीतने वाला दूसरा ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा ट्रैक एंड फील्ड का एथलेटिक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू काउंटर स्वम ड्रोन्स? भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो स्वाम ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया, उसका नाम क्या है? जहाँ पर आपको इस तरीके से जो है ऑप्शन देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, भार्गवास्त्र भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो स्वान ड्रोनों से निपटने के लिए विकसित किया गया है। यह 6 किलोमीटर से दूर पर छोटे ड्रोनों का पता लगाकर 2.5 किलोमीटर से आगे लक्ष्यों को गाइडेड माइक्रो मुनिशंस को नष्ट करता है और एक साथ 64 मिसाइलों दाग सकता है। इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड या सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका आप लोगों को मालूम चल गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट वाज द रेपो रेट दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2025? कहीं कहीं लोग मई लिख रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि अप्रैल स्टूडेंट लिखकर भेजे थे। ठीक है, कहने का मतलब है कि अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर क्या थी? देखिए, अप्रैल 2025 में 26 जून 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मौजूद रेपो दर कितना था? 5.50%। ठीक है, ये जो है प्रतिशत था। लेकिन अब बात करते हैं एग्जाम अगर पूछे रिवर्स रेपो दर, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये हो जाएगा 3.35%। आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था, टू हाउ मैनी हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ सीमिक ऑब्जर्वेशन इन 2025? भारत सरकार ने 2025 में भूकंपीय वेधशाला की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? जहां पर आपको इस तरीके से 4 ऑप्शंस दिए गए थे।
तो मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2014 में राष्ट्रीय भूकंप विज्ञापन केंद्र यानी एनसीएस की स्थापना के बाद से भूकंपीय बुनियादी ढांचे का विस्तार किया गया। 2014 में लगभग 84 वेधशालाएं थी जो फरवरी मार्च 2025 तक बढ़कर 168 परिचालन स्टेशन हो गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर समझ गए आप लोग, क्या आएगा इसका आंसर? 168 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंडर द कर्नाटक प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, ठीक है, बिल 2025 व्हाट वाज द प्रीवियसली नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस बिफोर चाइल्ड मैरिज। यानी कहने का अर्थ है कर्नाटक का बाल विवाह निषेध विधेयक 2025 के तहत बाल विवाह से पहले क्या एक दंडनीय अपराध था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन लिखकर भेजा गया था। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कर्नाटक बाल विवाह निषेध विधेयक 2025 का बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करता है, जिसमें धारा 9A जोड़कर बाल सगाई के प्रयास और तैयारी को दंडित अपराध बनाया गया। ये आपको पूरा जो है ये एक नोट्स है और इसको आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था न्यूटन का संबंध बल से है, उसी प्रकार दाब का संबंध किससे है। तो आपको मालूम हो चाहिए न्यूटन का संबंध बल से है, तो पास्कल दाब का संबंध है। उसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका की आत्मघाती की थैली के रूप में किसे जाना जाता है। क्या आप लोग जानते हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए जरूर, जिससे कि इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, इसे आत्म थैली कहते हैं। ठीक है, जब कोई कोशिका बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उसको ये मारने का काम करता है या फिर बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, कोई सेल को उसको विघटित करने का काम करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कौन सी परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें से हमारी रक्षा करती है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए ओजोन परत जो है हमारी रक्षा करती है। ठीक है, यह परत मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी आपको याद होना चाहिए, बहुत पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट है पौधों में ऊपर और नीचे की वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है। जहाँ पर आपको इस तरीके से जो है 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे, जिसका आंसर होगा शीर्ष विभुजोतक, एपिकल, मेरिस्टेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इन पिया प्लांट when a pure tall plant entity is eroded with a short plant small tt which generation is obtained here। ठीक है, कह रहा है कि मटर के पौधों में जब शुद्ध लंबा पौधा टीटी जिसको हम कहते हैं कैपिटल टीटी को बौने पौधे टीटी से क्रॉस किया जाता है तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है। ये तो 10th का क्वेश्चन है साथियों, ये आपको आना चाहिए था अगर नहीं आया होगा तो देखिए जब एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी यानी 17 को एक शुद्ध बौने पौधे 11 से क्रॉस किया जाता है तो पहले F1 पीढ़ी प्राप्त होता है, जिसमें सभी पौधे लंबे 17 होते हैं। जब F1 पीढ़ी के पौधे का आपस में क्रॉस किया जाता है तो F2 होता है। ये टीटी आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, और ये है स्मॉल टीटी। ठीक है, ये है कैपिटल टी। ठीक है, और ये F1 पीढ़ी प्राप्त होता है, क्रॉस किया जाता है तो F2 पाया जाता है। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन आया था जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस तथा एक दूसरे भूरे रंग की रहस्यमय गैस बनती है, वह रहस्यमय गैस कौन सी है। व्हेन lead nitrate is heated it form lead oxide oxygen gas and a brown color mysterious gas। what is that gas? वो गैस कौन सी बनती है, कौन सी है। जहाँ पर आपको इस तरीके से जो है ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। लेड नाइट्रेट गर्म करने पर जो गैस जलने से सहायक करती है वह ऑक्सीजन। यह अभिक्रिया लेड मोनोऑक्साइड यानी पीडियो नाइट्रेट डाइऑक्साइड यानी Na2 और ऑक्सीजन O2 गैस में होती है, जिसे कि हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था साधारण नमक NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। जहाँ पर आपको इस तरीके से जो है ऑप्शन देखने को मिले होंगे। ठीक है, देखिए साधारण नमक के जलीय घोल का विद्युत अपघटन
करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया को जो है क्लोरोएल्कली जो है प्रक्रिया कहा जाता है। इस विधि में 3 उत्पाद बनते हैं। कौन कौन से? तो आप वो मैंने नहीं लिखा है, सॉरी, उसके लिए मुझे खेद है। तो आप लोगों को ये मालूम चल गया होगा, इसका आंसर क्या होगा? क्लोरोएल्कली प्रक्रिया, क्लोरोएल्कली प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आया था, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? ठीक है, तो क्या है उसका फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू बटे में Q। यही इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ ये वर्क जो है डन है और ये चार्ज। ठीक है। उसके बाद पूछा था, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हम दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आया था, कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड यूजिंग विच प्रोसेस? यानी कोलाइडीय विलयन को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसे आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसको ऑप्शन बी नहीं, इसको अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल जो है द्वारा अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन आया था, इन स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट हार्ट बीट reaches the doctor ears by which process? यानी स्टेथोस्कोप में रोगी हृदय की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? तो मैं आपको बता दूं, स्टेथोस्कोप में रोगी हृदय की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक मुख्य रूप से परावर्तन की प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है, रिफ्लेक्शन के द्वारा। ठीक है, एक होता है रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? व्हाट डन टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग? तो क्या बता दूं कि उल्लेखित प्रत्येक तकनीक पेंट करना, गैल्वेनाइजेशन करना, ठीक है, और ग्रीन लगाना, सभी लोहे के जंग लगाने से बचाने का ये उपाय है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को सही लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। या फिर आप लोग जितने मेरे द्वारा लाए गए सही सही क्वेश्चन के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में।